ओके हेलो मिस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रोटेनॉन्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, हम पर्टिकुलरली पहले बात कर रहे थे प्रोस्टाग्लैंडिन पे। तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। सिर्फ एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है। हमने प्रोस्टाग्लैंडिन के अक्रेंस देख लिया, स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन डिस्कस कर दिया। एंड साथ ही साथ मैं आपको लेक्चर 4 पहले प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने प्रोस्टाग्लैंडिन के बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए, बचा है सिर्फ एक टॉपिक जो है सिंथेसिस। यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, इसके अंदर आज हम बात करेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कैसे की जाती है। ओके, अब आप देखिए अपना सिलेबस देखेंगे तो मैंने जैसे पहले भी आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के लेक्चर पे बोला है, आपके पास दो टाइप के जो प्रोस्टाग्लैंडिन के तो वेरियस टाइप्स होते हैं, लेकिन दो प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है आपका पीजीई और दूसरा है आपका पीजीएफ। तो हमको क्या, अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको दो टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन पे डिस्कशन करने को बोला गया है, जिसमें से पहला प्रोस्टाग्लैंडिन है आपका पीजीई। देखो, पहला प्रोस्टाग्लैंडिन है आपका पीजीई 2 और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन है आपका पीजीएफ 2। बट एफ में आपके दो टाइप्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ये आपको नोन है, वेज एंड डेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो हमने क्या बोला, पीजीई आपके पास था, इस पीजीई 2 को जैसे आपने पीजीएफ में कन्वर्ट किया और देखा कि ये जो कीटो ग्रुप है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, बट कहाँ कन्वर्ट हुआ, बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन मींस अल्फा। तो हमने ये दो टाइप के पीजीज को सिंथेसाइज करना है, एक है पीजीएफ 2 अल्फा, एक है पीजीई 2। ओके, तो ये दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन को आपने सिंथेसाइज करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है कि आपको कोई भी पीजीज दे दिया जाएगा और बोला जाएगा, मतलब पीजीई 2 और पीजीएफ 2 अल्फा में से कोई भी पीजी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसकी सिंथेसिस करो। तो आप अगर एक को याद कर लेंगे तो दोनों कवर हो जाएंगे, बिकॉज दोनों में क्या है, सेम प्रोसीजर है, बट लास्ट स्टेप दोनों का वरी करता है। दोनों में क्या है, लास्टली आप क्या कराते हैं, प्रोटेक्शन ग्रुप जो लगे हुए होते हैं उनको निकालते हैं, और किसके थ्रू निकाल रहे हैं उसके बेसिस पे आपको दो टाइप के पीजीज ऑब्टेन होते हैं। क्लियर हुआ ना? तो हमने क्या करना है, ये पीजी की सिंथेसिस देखनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बट देखिए, यहाँ पे आपको जो पीजी की सिंथेसिस मिलेगी वो थोड़ी सी लेंथी मिलेगी। थोड़ी सी लेंथी इसलिए क्योंकि यहाँ मैं आपको रिएक्शन एज वेल एज मैकेनिज्म दोनों को कवर कराऊंगी। मतलब हमने ऐसा नहीं देखना कि अच्छा ये एक स्पीसीज ये है, इसके साथ इस मोइटी ने रिएक्ट किया तो हमको एक नई स्पीसीज मिली। अब हम लोग ये तो रट नहीं सकते, मतलब हम रट ही सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। बट यहाँ पे रटने की भी नीड नहीं है, मैं आपको सारी चीजों को बाय मैकेनिज्म भी शो कराऊंगी, जिस वजह से ये जो पूरी सिंथेसिस है ये थोड़ी सी लेंथी हो गई है। बट आप बहुत आराम से सुनिएगा, थोड़ा सा पेशेंस लेते हुए सुनिएगा, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में चाहे किसी भी फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ रिएक्शन लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी रिएक्शन आपने क्या लिखनी है। अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है तो आप इसमें थोड़ा सा पूरी सी मैकेनिज्म डाल सकते हैं, यानी कि हर स्टेप में बता सकते हैं कि अगर एक मोइटी दूसरे स्पीसीज में कन्वर्ट हुई है तो कैसे कन्वर्ट हुई है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके अंदर क्या बॉन्ड टूट रहे हैं, क्या बॉन्ड बन रहे हैं। इतनी चीज क्लियर आई? तो आसान से ये सुनिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा, डेफिनेटली क्लियर आएगा। ओके, तो स्टार्ट करें सिंथेसिस को। चलिए ठीक है, तो देखिए ना, सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, हम यहाँ सारी चीजें स्टेप वाइज करेंगे। तो अगर मैं आपको ओवरऑल स्टेप बताऊं इस पर्टिकुलर सिंथेसिस के लिए, तो आपको यहाँ पे 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, तो देखो 10 स्टेप्स फॉलो करते हुए चलेंगे। तो पहले अभी बात कर लेते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या बोलते हैं। तो आपने जिस रिएजेंट्स माइंड पे रखना है। ओके, तो देखो ना, स्टेप नंबर फर्स्ट में आप सबसे पहले क्या लेंगे, अपना स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन आपका प्रिकर्सर है। तो इस पर्टिकुलर सिंथेसिस के अंदर जो प्रिकर्सर है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, उसे आप बोलते हो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। तो सबको पता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन ये आपका हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बन गई स्पीसीज। तो ये बन गया आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। ओके, अब ये नेगेटिव स्पीसीज है तो इसके साथ एक पॉजिटिव में आपको क्या दिया है, टीआई पॉजिटिव। ओके, अब ये आपका प्रिकर्सर है, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, इससे रिएक्शन होगी। तो कैसे रिएक्शन होगी, देख लो, इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन की रिएक्शन आप क्या कराएंगे, इस मोइटी के साथ कराएंगे। तो देखो, इस मोइटी के साथ कैसी रिएक्शन होगी, आप देखेंगे इस पूरी मोइटी के अंदर आपके पास यहाँ पर को क्या है, CH2 है, यहाँ पे आपके पास कार्बन एटम है,
और इस कार्बन एटम के एडजेसेंट साइड में क्या लगा है, क्लोरीन, और दूसरे एडजेसेंट साइड में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। अब आप देखो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन दोनों ही आपके नेगेटिव एटम है, यानी कि दोनों ही इस कार्बन से क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर खींचेंगे, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये जो कार्बन एटम है इसके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, जितनी भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके थ्रू अट्रैक्ट कर ली जाएगी, बाय क्लोरीन एंड बाय ऑक्सीजन, बिकॉज दोनों ही आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। तो अगर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन एंड ऑक्सीजन ले लेते हैं तो इसके ऊपर ऑब्वियस है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो आपने इन दोनों का अप्रोच कराना था और आपके पास एक नेगेटिव सेंटर ऑलरेडी है और एक नेगेटिव सेंटर को एक पॉजिटिव सेंटर भी मिल गया, तो होगा क्या, ये नेगेटिव सेंटर अप्रोच करेगा इस कार्बन पॉजिटिव पे, जो पहले तो पॉजिटिव नहीं है, पहले ये पार्शियल पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड पे नेगेटिव एटम प्रेजेंट है, दोनों साइड नेगेटिव एटम प्रेजेंट है, और इस नेगेटिव एटम की प्रेजेंस की वजह से ये कार्बन एटम को क्या फील हो रहा है, पॉजिटिविटी, और जिस पॉजिटिविटी की वजह से ये एक नए कार्बन नेगेटिव के साथ अप्रोच कर रहा है। क्लियर हुआ। तो होगा क्या, ये नेगेटिव क्या करेगा, अप्रोच करेगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ, और जैसे ही अप्रोच करेगा तो होगा क्या, ये क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। तो क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट हुआ, बिकॉज देखो क्लोरीन लगा रहेगा तो यहाँ पर तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ से एक नया अप्रोच कर रहा है, यहाँ से आप ये पूरा ग्रुप लगाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी तो पेंटावैलेंट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो पहले इनिशियली तो कुछ इस टाइप से ही होगा, देखिए मैं बना के भी दिखा देती हूँ। देखिए कार्बन के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी लगे, बट पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से, यहाँ से जो कार्बन नेगेटिव है ये अप्रोच करेगा इस कार्बन के साथ, तो यहाँ से ये एक नया बॉन्ड क्रिएट करना चाहेगा 5 मेंबर्ड रिंग के साथ। ये आपकी सपोज, हाँ गंदी बन गई, बट ये सपोज 5 मेंबर्ड रिंग है, तो कुछ ऐसी स्पीसीज बनेगी। अब देखो ये कार्बन क्या हो गया, पेंटावैलेंट हो गया, पेंटावैलेंट से ये अगेन अनस्टेबल हो गया। अब ये पेंटावैलेंट से अपने आप को अगेन टेट्रावैलेंट में लाने के लिए क्या करेगा, एक लिविंग ग्रुप को निकालेगा। तो Cl आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो Cl यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा एज अ Cl नेगेटिव। तो अगर यहाँ से Cl चले जाता है तो ये स्पीसीज अब पूरी तरह से क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, बिकॉज इसके एडजेसेंट में एक ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को तो लेगा, बट इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें कम नहीं होगी जितनी पहले हुई थी। क्यों, क्योंकि पहले इसके पास इसके एडजेसेंट साइड में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थे जो कि इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ले रहे थे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ज्यादा कम थी, अब उतनी कम नहीं है। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमको कौन सी स्पीसीज मिली, ये स्पीसीज मिली। कैसे मिली, ये तो क्लियर हो गया ना। यहाँ से इस पोजीशन से हमने इसे क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, मतलब पहले ही ऊपर की ओर था, अब हमने इसे कहाँ की ओर कर दिया, राइट हैंड साइड कर दिया। तो ये स्पीसीज को कुछ ऐसे बना दिया। यहाँ से एक नया बॉन्ड क्रिएट हुआ है किसके साथ, इस कार्बन के साथ। देखिए इसके एडजेसेंट पोजीशन में ऑक्सीजन, देन CH2, देन यहाँ पर को पीएच ग्रुप, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइड्रोजन को हमने ऐसे डिनोट कर दिया। क्लियर हुआ। तो ये जैसे आपका स्टेप फर्स्ट था, इसमें तो कोई मैकेनिज्म है नहीं, मैकेनिज्म जो थी वो मैंने बता दी, बाकी आप डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट बना। क्लियर हुआ। देखो आसान है, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में आपने क्या करना है, देखिए ये बोल रहा है स्टेप सेकंड के अंदर आपने क्या लेना है, अक्राइल एस्टर लेना है। ये है आपका अक्राइल एस्टर, ठीक है। अब ये देखो ये आपको एस्टर जैसा दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं आपको बताऊंगी। ये बोल रहा है आपने क्या करना है, सबसे पहले अक्राइल एस्टर की प्रेजेंस लेनी है इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम अब ये वाला सेकंड स्टेप फॉलो करा रहे हैं तो सेकंड स्टेप में ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहा, इसमें हमने रिएक्शन करानी है, इस वजह से मैं इसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बोल रही हूँ। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको मिला है, इस स्पीसीज में अब आप रिएक्शन कराएंगे अक्राइल एस्टर की, जो कि क्या होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में। और जो रिएक्शन होगी वो आपकी कैसी होगी, डायल सेल्डर रिएक्शन। सबने डायल सेल्डर रिएक्शन पढ़ी हुई है, तो हमने यहाँ डायल सेल्डर रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ अक्राइल एस्टर। ओके, अब देखो अक्राइल एस्टर को यहाँ क्या बनाया गया, यहाँ पे अक्राइल एस्टर को कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये एस्टर टाइप का तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब देखो ये स्पीसीज यहाँ पे कीटो लगी हुई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ आरडेस है। एस्टर में तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये अक्राइल एस्टर कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज माइंड पर रखनी है कि यहाँ पे आपको आर प्राइम दिया हुआ है, यानी कि आर डैश दिया हुआ है। ओके, और इस आर डैश का अपनी मीनिंग होती है। इस आर डैश को हमने क्या लिखा है कि ये जो आर डैश है वो किसके इक्वल है, इस स्पीसीज के इक्वल है। आप देख सकते हैं ये जो स्पीसीज है
ये आपकी क्या है, आर डैश है, इसको आप क्या बोल सकते हो, आर प्राइम या फिर आर डैश। ओके, तो अगर मैं ये स्पीसीज के, ये पूरी स्पीसीज को पूरा लिखने के बजाय मैं इसको सिंपली क्या बोल सकती हूँ कि ये आर प्राइम है, और इसके बदले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आर प्राइम लिख रही हूँ। तो अगर मैं पूरी स्पीसीज को लिख दूं तो अब देख सकते हैं, अब ये एस्टर बन गया, क्लियर है ना। इसके बाद ये जो सी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये जो ग्रुप है, इसके एडजेसेंट पोजीशन में ऑक्सीजन, देन ये पूरी सी रिंग, तो अब ये बन जाएगा आपका एस्टर। क्लियर हो रहा ना, समझ में आया। तो हमने क्या लेना है, रिएक्शन कंडीशन में अक्राइल एस्टर, जिसमें हमने क्या लिखा है, लिखा कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से डबल बॉन्ड कीटो देन आर प्राइम, एंड ये आर प्राइम जो है वो स्पीसीज किसके इक्वल है, इस पूरी स्पीसीज के इक्वल है। तो अब आप समझ गए हम एस्टर क्यों कह रहे हैं इसे, ठीक है। तो आप ये पूरी स्पीसीज लिखिएगा मत, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट काफी बड़ी हो जाएगी रिएक्शन कंडीशन में दिखाने के लिए, इसलिए आप साइड में लिख लीजिएगा कि आर प्राइम इज इक्वल टू दिस। ओके, तो ये बन गया हमारा अक्राइल एस्टर। अक्राइल एस्टर की प्रेजेंस में इस मॉलिक्यूल की हमने रिएक्शन करानी है, और कैसी रिएक्शन करानी है, डाइल्स एल्डर रिएक्शन करानी है, ठीक है। अब कैसे रिएक्शन होगी तो सुनेगा, देखो आपने क्या करना है, अगर आप सिंपल रिएक्शन लिख रहे हैं एग्जाम में, मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, तो आप जस्ट अपना ये मॉलिक्यूल लिखेंगे, रिएक्शन कंडीशन दिखाएंगे, और फाइनल अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, जो कि ये है, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर है, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जिसे आप बोलते हैं बाइसाइक्लिक एंडोएस्टर, आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, बट कैसे मिला उसको मैं मैकेनिज्म के थ्रू बता रही हूँ, कैसे मिला। सबसे पहले आपने क्या किया, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उठाया, इस स्टेप का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, ये, इसको हमने उठाया, बट इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया। फॉर्मेट चेंज कर दिया मतलब ये जो 5 मेंबर्ड रिंग आपको यहाँ पे दिखी हुई है, इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट करके लिया हुआ है, तो देखो ये हमारी स्पीसीज बन गई। समझ में कैसा बना, देखो मैं आपको वापस से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, हमको यही तो दिया हुआ है, ये है देखो आपकी स्पीसीज, ये, और चाहे तो आप हाइड्रोजन लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये स्पीसीज तो थी, देखिए यही है ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एज इट इज है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपके पास कार्बन एटम है, ठीक है, मैंने आपको बता रही हूँ कैसे। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, इस स्टेप का ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसको मैंने उठाया, बट यहाँ पे इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया। आप देख सकते हैं ये जो 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, ये थोड़ी सी यहाँ पे टिल्ट हो गई है, समझ में आया। यही लिया है बट थोड़ा सा टिल्ट करके लिया है। कैसे लिया है मैं आपको वापस से शो भी करा देती हूँ। देखिए हमको ऊपर ऐसे दिखाया गया था, ये थी हमारे पास रिंग, यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, आप चाहे तो हाइड्रोजन हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये रिंग हमने ऊपर ली थी, ये स्पीसीज हमने ऊपर ली थी एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सेम है, देखो सेम है ना, बिल्कुल। अब देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखिए वो वही चीज है, ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है, ये भी तो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है। देखो ये आपका सपोज कार्बन फर्स्ट है, तो ये आपका कार्बन फर्स्ट है, इसके साथ आपकी एक ये रिंग लगी हुई है जो हमने यहाँ पे लगाई, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे चाहे तो आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, चाहे तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्टिंग में लगा ही लेती हूँ, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद देखो, इसके पास ये आपका कार्बन फर्स्ट हुआ, तो इसके एडजेसेंट पोजीशन में ये आपका कार्बन फर्स्ट है, ठीक है। और कार्बन फर्स्ट के बाद ये आपका कार्बन सेकंड है, तो ये देखो ये आपका कार्बन सेकंड है। कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद ये बना आपका कार्बन थर्ड, ये आपका कार्बन थर्ड, कार्बन सेकंड एंड थर्ड के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो कोई डबल बॉन्ड यहाँ भी नहीं है। ये आपका कार्बन फोर्थ, ये आपका कार्बन फोर्थ, ठीक है, सॉरी ये आपका फोर्थ था, ये आपका कार्बन फिफ्थ, तो ये आपका कार्बन फिफ्थ, कार्बन फोर्थ एंड कार्बन फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड, क्लियर हुआ। तो वही स्पीसीज को हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, ठीक है। बाकी ये चेन आपने यहाँ पर को शो ही कर दी, ये हाइड्रोजन आपने कार्बन फर्स्ट में शो कर दिया, बट इस चेन को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करानी थी, अराइल एस्टर के साथ करानी थी, तो हमने साथ में क्या ले लिया, अराइल एस्टर, ओके। और इनके बीच में हमने क्या कराई, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। तो आपको पता है क्या करना होता है डाइल्स-एल्डर रिएक्शन में, जस्ट अपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना होता है, और कैसे करेंगे मैं आपको शो करती हूँ, देखो बहुत आसान है। एक मिनट रुकिएगा, इनको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो सपोज कीजिए हमारे पास ये वाले कार्बन को हमने यूज नहीं करना है, ठीक है। ये आपका पाई बॉन्ड एक यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे है, इन तीनों पोजिशन में आपके पास पाई बॉन्ड है।
अब अंदर होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो आपने कुछ नहीं करना, ये पाई बॉन्ड जो है आपका वो शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा? सपोज कीजिए आपने अपना ये वाले पाई बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, और पाई बॉन्ड को कहाँ तोड़ा? इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर टूटा, तो ये कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे सिंपल ये शो करती हूँ कि इसको इसने कैरी किया नेगेटिव चार्ज, इसने कैरी किया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड अगर मैं तोड़ू तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड टूटेगा इस साइड को, तो होगा क्या? ये कार्बन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर हमने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा है। तो हमको क्या है? कुछ इस टाइप की स्पीसीज ऑब्टेन हो जाएगी, होगी ना। सेम पाई बॉन्ड को अगर मैं यहाँ तोड़ू तो क्या होगा? देखो अगर इसको तोड़ा और बॉन्ड को मैंने ऊपर की ओर तोड़ा, तो कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको क्या है? कुछ इस टाइप की स्पीसीज ऑब्टेन होंगी। अब इन सबको बैलेंस करने के लिए आप क्या कराएंगे? इनका बॉन्ड करा देंगे। कैसे बॉन्ड होगा? देखो ये जो पॉजिटिव स्पीसीज है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इस पॉजिटिव कार्बन को, इस कार्बोकेटाइन को सेटिस्फाई करने के लिए, ये जो कार्बो एनायन है ये अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू एक बॉन्ड क्रिएट होगा। किसके बीच में? इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक बॉन्ड क्रिएट कर दूं तो होगा क्या? इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी हट जाएगा, इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी हट जाएगा, बिकॉज इस कार्बन ने अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहाँ पे क्या किया है? एक बॉन्ड को क्रिएट किया है। तो यहाँ एक नया बॉन्ड लग गया, तो इसके ऊपर से नेगेटिविटी चले गई और इसके ऊपर से पॉजिटिविटी चले गई। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू क्या है? एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, यानी कि यहाँ पे अगर एक बॉन्ड आ जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज भी गया, ये पॉजिटिव चार्ज भी गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी जाएगा और इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमको क्या है? ये स्पीसीज मिली। तो देखो होगी ना इनके बीच में डायल्सिल्डर रिएक्शन। तो बस हमने यही तो करना है। तो देखो हमको क्या स्पीसीज मिली? यही तो बनी। देखो बनी ना, ये देखो ये स्पीसीज को अगर मैं ब्लू पेन से ड्रॉ करूं तो देखिए हमको ये स्पीसीज मिलेगी। देखिए आप खुद देख लीजिए, हमको ये स्पीसीज मिली ना। देखो यही बनी ना, यही तो रिंग बनी हमारी 7 मेंबर्ड की। ये हमारी 7 मेंबर्ड की रिंग बनी। इसमें ये जो कार्बन फर्स्ट था इसके साथ ये पूरी चेन लगी हुई है, और इस पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड ओ आर प्राइम लगा हुआ है, और आर प्राइम आपका ये इसके इक्वल है। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो कितना आसान है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, अगर आप सिंपल रिएक्शन शो करना चाहते हैं, मैकेनिज्म शो करना चाहते हैं, तो आप रिएक्शन को दिखा भी सकते हैं। तो हमको हमारा सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट मिला वो आपका क्या था? बाईसाइक्लिक एंडो एस्टर। और ये एंडो एस्टर है। देखो आपको पता है एस्टर हमारे यहाँ पे दो टाइप के हो जाते हैं, एक एक्सो होता है, एक एंडो होता है। बट इस पर्टिकुलर केस में जो आपका एस्टर है वो एंडो वाले केस में, बिकॉज ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो एस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ यहाँ से मिला है, इसके एडजेसेंट पोजीशन में ऑक्सीजन यहाँ भी तो है, तो ये जो एस्टर ग्रुप है वो आपका क्या है? नीचे की ओर है, डाउनवर्ड है। तो नीचे की डायरेक्शन यहाँ को क्या होता है? एंडो, ऊपर में क्या होता है? एक्सो। तो ये हमारा कैसा प्रोडक्ट है? बाईसाइक्लिक है, दो साइक्लिक रिंग है और एंडो एस्टर है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई? तो हमको एक ये नया प्रोडक्ट मिला है स्टेप नंबर सेकंड में। तो क्लियर हुआ? मैं वापस से बोल रही हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपके पास टाइम है, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आया है, तो आप पहले बता सकते हैं कि इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जब रिएक्शन आपने अराइल एस्टर के साथ कराई तो आपको क्या मिला? क्या प्रोडक्ट मिला? बाईसाइक्लिक एंडो एस्टर मिला। बट कैसे मिला? फिर आप नीचे मैकेनिज्म करके ये फॉर्मेट दिखा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसे डायल्सिल्डर रिएक्शन हुई और कैसे आपको बाईसाइक्लिक एंडो एस्टर ऑब्टेन हुआ। ओके, तो ये हमारा स्टेप नंबर सेकंड था। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड की। तो देखो अभी स्टार्टिंग के स्टेप तो बहुत आसान थे, बट अब आपको क्या है? ज्यादा रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे। कैसे? अब बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड की। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है देखिए, अब आप क्या करेंगे? अब आपके स्टेप नंबर थर्ड में ये जो प्रोडक्ट बना है बाईसाइक्लिक एंडो एस्टर, ये एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह आप लेंगे। क्लियर है? तो हमने इसको लिया एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बाईसाइक्लिक एंडो एस्टर, और इसकी रिएक्शन अब हमने 4 रिएजेंट के साथ करानी है। अब देखो रिएक्शन थोड़ी लंबी हो जाएगी बिकॉज 4 रिएजेंट हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका एलडीए, ओके, यानी कि पहले आप अपने बाईसाइक्लिक एंडो एसिड की रिएक्शन एलडीए के साथ कराएंगे, और कैसे कराएंगे वो मैं नीचे आपको बताऊंगी। देन सेकेंडली आप जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन कराएंगे O2 POET के होल थ्राइस के साथ। देन कुछ प्रोडक्ट बनेगा, देन उसकी रिएक्शन आप कराएंगे LAH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, रिएक्शन में होगा रिडक्शन। एंड जो नया प्रोडक्ट मिलेगा उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे? NaIO4 के साथ कराएंगे, और क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो आपने क्या करना है? सिंपल, अगर आप रिएक्शन लिख रहे हैं तो आप अपना इसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्टेप थर्ड डालेंगे, और इसको एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देखो मैंने आपको ऐसे नहीं लिखा है बिकॉज बहुत लेंथी हो जाता है, बार बार मेरे को रिपीट करना पड़ जाता, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट बोल रही
रही हूँ कि आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 डालेंगे, इसको एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे, रिएक्शन कंडीशन में ये 4 रिएजेंट लिखेंगे और ये आपको एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कौन से स्टेप का, स्टेप नंबर 3 का ये आपका प्रोडक्ट है बट कौन से स्टेप का, स्टेप नंबर 3 का। ये भी आपका प्रोडक्ट है बट कौन से स्टेप का, स्टेप नंबर 2 का। ये आपका प्रोडक्ट है और कौन से स्टेप का, स्टेप नंबर 1 का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, दूसरे स्टेप में ये रिएक्टेंट बनेगा और ये आपको प्रोडक्ट बनेगा, तीसरे स्टेप में ये रिएक्टेंट बनेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हुआ। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना, इससे यानी कि बाइसाइक्लिक एंडो एस्टर से हमने ये स्पीसीज कैसे बनाई है, तो आप देखो डिफरेंस क्या है, दोनों स्पीसीज तो बिल्कुल सेम लग रही है। डिफरेंस क्या है कि ये जो आपका एस्टर ग्रुप था, ये जो पूरा एस्टर ग्रुप था, ये आपका एलिमिनेट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटो में, यानी कि ये आर प्राइम भी गया, ये पूरा एस्टर ग्रुप गया और इसके बदले आपने क्या लगा देना है, कीटो। तो अगर आप सिंपल रिएक्शन लिख रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि ये जो स्पीसीज बनी हुई थी, इस पूरे स्पीसीज में आपने ये रिएजेंट शो करना है जस्ट, और ये ग्रुप को हटा के यहाँ पे कीटो लगा देना है। अब ये अगर आप रट रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपल रिएक्शन अगर आपने लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज मैकेनिज्म में मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपका ये पूरा एस्टर ग्रुप हटके यहाँ पे कीटो आ गया। तो कैसे आया, यहाँ पे आप देखिएगा, देखो हुआ क्या। सबसे पहले मैंने अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, यानी कि बाइसाइक्लिक एंडो एस्टर को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, यही तो था बाइसाइक्लिक एंडो एस्टर। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हमने किसके साथ कराई, एलडीए के साथ, एलडीए लिया, साथ ही साथ हमने टीएचएफ भी लिया हुआ है। तो ये जो एलडीए है वो एक टाइप का क्या होता है, बेस होता है। ओके, और आपको पता है बेस का बिहेवियर क्या होता है, बेस का बिहेवियर होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का। तो देखो हुआ क्या, आपने क्या लिया, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि आपका क्या था, स्टेप नंबर 2 का क्या था, प्रोडक्ट था। ठीक है, स्टेप नंबर 2 का जो प्रोडक्ट था उसको आपने स्टेप नंबर 3 का रिएक्टेंट कंसीडर किया हुआ है और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रिएक्शन सबसे पहले आपने एलडीए के साथ कराई। एलडीए क्या है आपका, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ओके, तो एलडीए मतलब डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखो ये CH है, यहाँ पे इसका होल ट्वाइस है, यहाँ CH3 एन नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, जो कि आपका क्या है, एक टाइप का बेस है। मैंने आपको बोला बेस की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की, तो ये भी क्या करेगा, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है, इसके साथ एक तो ये पूरा एस्टर ग्रुप है, ये आर प्राइम है। ठीक है, एक तो ये पूरा एस्टर ग्रुप है, उसके साथ एक हाइड्रोजन भी तो होगा। तो ये जो आपका एलडीए है, ये जो आपका डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड है, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पर को बेस की तरह एक्ट करके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन चला जाता है तो होगा क्या, यहाँ पे आपको एक नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव चार्ज। तो देखो हुआ क्या, सबसे पहले आपने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला, हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज का आप यूज कैसे कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इनोलेट आयन बनाया, बट ये कैसे बना उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो हुआ क्या, अगर ये कार्बो एनायन बन जाता है तो आप इस कार्बो एनायन को क्या कर सकते हैं, यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या, आपने देखो यहाँ आप लिख भी लीजिए। ठीक है, ये जो आपका एलडीए है, इसके बेस में ब्रैकेट में लिख दो बेस, जैसे यहाँ आपने दिखा ये रिडक्शन कराता है, ये ऑक्सीडेशन कराता है, तो यहाँ लिख दो ये बेस है। तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है इसको एब्स्ट्रैक्ट कौन करेगा, एलडीए। यहाँ पे जैसे आपने हाइड्रोजन एटम को निकालना है, हाइड्रोजन एटम निकलेगा तो आपको रिएक्शन कंडीशन में H पॉजिटिव आयन तो मिलेगा, बट ये कार्बन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ओके, पर देखो ना, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बन बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, बिकॉज कार्बन तो एक पॉजिटिव स्पीसीज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चलेगा बट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी नहीं चलेगा। तो कार्बन क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसका जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो पहले भी आपके पास एक नेगेटिव स्पीसीज थी जो कि क्या थी, आपकी कार्बन। ठीक है, और बाद में आपकी जब आपने बॉन्ड की शिफ्टिंग की, आपको एक नई नेगेटिव स्पीसीज मिली जो थी आपकी ऑक्सीजन। तो देखो पहली वाली स्पीसीज से बेटर हमारे लिए दूसरी वाली स्पीसीज है, बिकॉज पहली वाली स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज लगा हुआ था कार्बन के ऊपर, दूसरी वाली स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज लगा था ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमको पता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चल सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो हमने क्या किया, सिंपल से वही किया, कार्बो एनायन जो हमको मिला था इसकी बॉन्ड शिफ्टिंग की, इसको यहाँ शिफ्ट किया और इसको यहाँ शिफ्ट किया, जिसकी वजह से हमको क्या है, ये स्पीसीज ऑब्टेन हुई। ये तो होगी देखो कार्बन, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया,
ऑक्सीजन को मिल गया नेगेटिव, यहाँ पे आपको मिला R प्राइम। और देखो आपके पास जो ये बेस था, इसके पास एक पॉजिटिव स्पीसीज थी, एक पॉजिटिव सेंटर था बेस में Li पॉजिटिव, तो ये Li पॉजिटिव आपका कहाँ चला गया, इस O नेगेटिव के साथ चला गया। क्लियर हुआ? तो हमको क्या मिल गया, इनोलेट एन। तो बहुत आसान है, आपको बस ये याद रखना है कि आपका जो LDA था वो आपका क्या कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको कार्बो एनायन मिलेगा, और आपको पता है कार्बो एनायन तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, बॉन्ड की शिफ्टिंग करना और ऑक्सीजन नेगेटिव बनाना। ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ लिथियम पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, इनोलेट आयन। क्लियर हुआ? अब इस इनोलेट आयन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इसने वापस से वही चीज कर दिया कि आप इसे पीछे की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? पीछे की ओर शिफ्ट कर सकते हैं मतलब ये स्पीसीज वापस से बना सकते हैं ना। ये वाला आपने क्या किया, नीचे की ओर यहाँ डाला, इसको आपने यहाँ डाला तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये स्पीसीज तो बनी। यानी कि जो हमने क्या किया, ये देखो ये साइन लगा हुआ है कि ये दोनों आपकी क्या है, रेजोनेटिंग स्पीसीज। आपने इसको पीछे की ओर शिफ्ट किया और अगेन आपने जो पहले ऑक्सीजन नेगेटिव बनाया था, अब आपने कार्बन नेगेटिव बना दिया, और कार्बन नेगेटिव के थ्रू हम हमारी फर्दर रिएक्शन करेंगे क्योंकि हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए। क्लियर हुआ? और लिथियम यहाँ पर को आपका क्या है, किसी के साथ भी आ सकता है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ भी आ सकता है, कार्बन नेगेटिव के साथ भी आ जाता है। क्लियर हुआ? आप ऑक्सीजन नेगेटिव बनाएंगे तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन नेगेटिव बनाएंगे तो कार्बन नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। इस वजह से हमने इसे अभी किसी के साथ डायरेक्ट अप्रोच नहीं करा है। क्लियर था ना? तो हमने क्या किया, सबसे पहले एलडीए का यूज करके ये स्पीसीज यहाँ पर को बना दी, तो ये हमारा एक स्पीसीज ऑब्टेन हुई। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रिएजेंट के। दूसरा है आपका O2O PO का होल थ्राइस। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन था तो हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखा दिया। और यहाँ पे क्या है, OET का हमने क्या कर दिया, होल थ्राइस था तो OET को हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, तो बहुत आसान है। देखो हम क्या करेंगे, रिएक्शन सेंटर पे हमारे पास क्या है, ये जो हमें स्पीसीज मिली थी, अब ये हमारा रिएक्टेंट बन गया। ये जो स्पीसीज मिली थी इसके पास एक नेगेटिव सेंटर है। अब नेगेटिव सेंटर है तो हमको एक पॉजिटिव सेंटर ढूंढना होगा। अगर हम अप्रोच कराना चाहते हैं तो पॉजिटिव सेंटर भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, देखो ना हमारे पास था क्या, आप ऐसे समझो, दूसरा करते हैं। देखो हुआ क्या, हमारे पास कार्बन नेगेटिव है और आपको पता है कार्बन नेगेटिव स्पीसीज क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल और बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो ये अप्रोच करेगी एक पॉजिटिव सेंटर पे, और ये से पॉजिटिव सेंटर कहाँ मिलेगा, फॉस्फोरस के पास मिलेगा। अब फॉस्फोरस कैसे पॉजिटिव सेंटर बनेगा, देखो फॉस्फोरस ने तो भाई अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई की है, 5 वैलेंसी में ही शो कर रहा है, यानी कि अभी ये पेंटावैलेंट है तो ये तो स्टेबल है। तो ये कैसे अप्रोच कर सकता है, तो फॉस्फोरस को यहाँ पे हमने थोड़ा डिस्टर्ब करना होगा। हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है, उससे पाई बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। अगर मैं इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दूं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और फॉस्फोरस बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब जाके हम क्या करा सकते हैं, इस नेगेटिव सेंटर का अप्रोच करा सकते हैं। तो आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं कि फॉस्फोरस आपका पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया। बाकी आप ऐसे भी शो करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, ये आपको वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने क्या किया, इस बॉन्ड का यहाँ अप्रोच कब हुआ, जैसे आपने इसका अप्रोच यहाँ किया तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और इस कार्बन नेगेटिव ने फॉस्फोरस पॉजिटिव के साथ अप्रोच कर लिया। तो हमको क्या मिला, इस कार्बन पॉजिटिव से फॉस्फोरस के साथ एक नया बॉन्ड बना, ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पे मिला, और यहाँ पे आपको क्या है, OET का होल थ्राइस देखने को मिला। क्लियर हुआ? बाकी सारी चीजें एज इट इज है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप आपका निकलेगा। कैसे निकलेगा, ऑक्सीजन जो नेगेटिव है ना, ये क्या करेगा, एक नया बॉन्ड क्रिएट करेगा, किसके साथ, कार्बन के साथ। ये क्या करेगा, कार्बन सेंटर के साथ एक नया बॉन्ड क्रिएट करेगा। अगर ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस कार्बन सेंटर के साथ एक नया बॉन्ड क्रिएट करता है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा कि कार्बन की वैलेंसी तो बढ़ गई, कार्बन ऑलरेडी 4 वैलेंसी शो कर रहा था, टेट्रावैलेंट था। अगर ये नया जो बॉन्ड बनता है तो ये पेंटावैलेंट हो जाएगा। तो अगर नया बॉन्ड बनाना है तो पुराने को तो तोड़ना पड़ेगा। तो पुराना कौन सा टूटेगा, ये पूरा ग्रुप आपका एलिमिनेट हो जाएगा बाहर की ओर। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस के साथ ये जो OET का होल थ्राइस है ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, और एक नया बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो सारी चीजें आपकी एज इट इज हैं, बट ये कार्बन ने जो पहले फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया था उसके बदले अब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखो हमको क्या मिला, पूरी स्पीसीज एज इट इज है, ऊपर वाला ग्रुप भी वैसा ही है, नीचे वाला ग्रुप भी आपका ये R प्राइम है। ठीक है, नीचे वाला ग्रुप भी ऐसा ही है, बस हमको क्या मिला, ऑक्सीजन के साथ एक नया बॉन्ड। देखो हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ एक नया बॉन्ड बनाया, बाकी ये ग्रुप आपका एलिमिनेट हो गया। क्लियर हुआ?
अब देखो रिएक्शन में अगर हम लोग प्रोटिक वर्कअप करें, रिएक्शन में अगर हम लोग H पॉजिटिव आयन लें, और ये H पॉजिटिव आयन आप ऐसा भी सोच सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, ये H पॉजिटिव आयन यही हमारी रिएक्शन कंडीशन में अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, O नेगेटिव के साथ अप्रोच करेगा और ये कन्वर्ट कर देगा इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप में। तो हमको क्या एक दूसरा प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, पहला हमको यहाँ हुआ था, दूसरा हमको यहाँ हुआ। तो देखो दोनों ही स्टेप बहुत आसान है, कर लेंगे ना। तीसरे स्टेप में क्या है, तीसरा है हमारा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि LiAl का AlH4, यानी कि हमने यहाँ पे क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, LAH की रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए रिडक्शन। तो होगा क्या, रिड्यूस कराएंगे हम चीजों को यहाँ पे। तो देखो आपको पता है ये आपका एस्टर ग्रुप है ना, ये पूरा देखो सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा खोल के नहीं लिखा है, बहुत आसान है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये आपको पता है एस्टर का है, ठीक है। ये ग्रुप आपका एस्टर का है। और आपको पता है जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू आप रिडक्शन कराते हैं तो ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट में रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आप भी ऐसे ही दिखा सकते हैं कि आपने यहाँ पे इस एस्टर की बात कर रहे हैं कि आपका जो एस्टर होता है अगर आप इसे रिड्यूस करें तो ये रिड्यूस किस में होता है, एक तो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और एक पोर्शन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप एस्टर को रिड्यूस करेंगे तो ये आपका एक एल्डिहाइड बनाएगा, एक एल्कोहल बनाएगा। उसके बाद आपका एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो सकता है किसमें, अगेन एल्कोहल में। ये तो आपको नोन ही है, ये तो बेसिक है, हमने रिडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो वही चीज आप यहाँ पर कुछ शो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो भी इश्यू नहीं है। आप जस्ट बोलिएगा रिएक्शन कंडीशन में आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया और आपको पता है एस्टर जो होता है वो जब आप रिड्यूस करते हैं तो वो एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहलिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब एल्कोहलिक को आप साइड कर देंगे तो अगर आप एल्डिहाइड को लेंगे तो एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होता है किसमें, एल्कोहल में। क्लियर हो रहा है ना, देखो मैं आपको बना के देती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पे मैं अगर CH3 कर दूं, ठीक है। तो जब आप इसे रिड्यूस करते हैं तो मैं बताती हूँ कैसे बनता है। देखो जब आप इसे रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं हाइड्रोजन को यानी कि H2 को ऐड कर रही हूँ, 1 मोल H2 मैंने ऐड किए, तो 1 मोल में क्या होगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा और इनके बीच से बॉन्ड टूटेगा। तो देखो अगर आप ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन को आप यहाँ ऐड करते हैं, एक हाइड्रोजन को आप यहाँ ऐड करते हैं, तो आपको क्या मिला आप खुद ही देख लीजिए। एक आपको अल्कोहल मिला, CH3OH मिला, तो वही अल्कोहल की बात मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरा आपको क्या मिला, एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये दूसरा आपको क्या मिला, एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड को आप फर्दर अगर रिड्यूस करते हैं, इसमें आप फर्दर रिडक्शन करते हैं तो ये आपको किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो जो चीज मैंने यहाँ पर दिखाई उसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी एस्टर ग्रुप की बात हमने यहाँ पे करनी है कि ये एस्टर ग्रुप हमारा रिड्यूस होगा बाई LAH। क्लियर हुआ ना। तो हुआ क्या, रिडक्शन हमने कराई और हमने ऐसे शो कर दिया, तो होगा ये कि ये जो एस्टर ग्रुप है इसकी प्लेस में क्या हो जाएगा, आपका अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा। तो हमारे पास अब दो अल्कोहलिक ग्रुप हो जाएंगे, एक अल्कोहलिक ग्रुप तो यहाँ वाला है, दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप हमारा जो रिड्यूस करके आया वो है, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि आप यहाँ से डायरेक्ट OH ग्रुप लगा देंगे, OH ग्रुप डायरेक्ट नहीं आएगा, ये भी आपको पता है, हमने रिडक्शन में डिस्कस किया। अगर मैं बोलूं मेरे पास CH3CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे रिड्यूस करूंगी, अगर मैंने यहाँ पर LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही ले लिया और रिडक्शन कराया, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर इसे क्या लिख दूं, OH लिख दूं, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि ये रिड्यूस होगा, तो कैसे रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा आपका CH3OH में भी ये रिड्यूस नहीं होगा। देखो ऐसा भी नहीं कि CH3 कर दिया CHO रिड्यूस हुआ है OH में, ऐसा नहीं, ये आपका गलत प्रोडक्ट हो जाएगा, गलत एल्कोहलिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ये किस में रिड्यूस होगा, CH3 पहले होगा, उसके बाद CH2 होगा, बिकॉज एक और कार्बन एटम यहाँ पे है, देन आपका OH होगा। तो ये आपका करेक्ट प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ। तो रिडक्शन ऐसे होता है। तो देखो यहाँ भी आपको ऐसा नहीं करना है कि ये एस्टर ग्रुप है और इस पूरे के बदले में अल्कोहल लगा दूं, ऐसा नहीं होगा। इसके पास यहाँ पे कार्बन भी तो है, ये कार्बन का एटम है, तो कार्बन होने की वजह से ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, CH2OH में, ना कि सिंपल OH में। तो हमने क्या किया, जब इसे रिड्यूस कराया LAH के थ्रू, तो यहाँ पे सारी चीजें तो एज इट इज है, बट ये जो एस्टर ग्रुप है इसके बदले क्या आ गया आपका, CH2OH। क्लियर हुआ ना, CH2OH आया, समझे। तो हमने क्या किया, LH का भी यूज कर दिया, बस सिंपल सा LH के थ्रू हमने क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इस वजह से मैंने पूरी मैकेनिज्म नहीं दिखाई, बिकॉज बहुत आसान सा रहता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये बना आपका एस्टर, एस्टर से आपका रिडक्शन हो गया और एल्कोहलिक प्रोडक्ट आपको मिल गया, ठीक है। तो देखो तीन रिएजेंट तो हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब एक और बचा हुआ है जो है आपका क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि NaIO4 है जो हमें क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा,
देखो अब होता क्या है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपने ये चीज देखी होगी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्पीसीज है, एक ऐसी मोइटी है जिसमें आपके पास कुछ ऐसी पोजीशन में क्या हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, तो जब आप इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये दोनों आपके किसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होंगी, बिकॉज कार्बोनाइल कंपाउंड में जब आप रिडक्शन कराते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। ऑब्वियस है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे आपने एल्डिहाइड ले लिया, जैसे आपने कीटो ले लिया, इसमें जब आप क्या कराते हैं, रिडक्शन, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। जब आपके पास अल्कोहल है और इनमें जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में ही कन्वर्ट होंगे। तो आपने ऐसे ही दिखाना है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी मॉइटी होती है तो जब भी आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या लिया हुआ है, NaIO4, तो बाई ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, ये दोनों ही आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ से क्लीव होता है, बॉन्ड यहाँ से क्लीव होता है और दोनों आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ भी तो आपको वही स्पीसीज मिल रही है। देखो ये आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, देखो सपोज ये आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके पास कार्बन एटम है, देखो इसके एडजेसेंट में कार्बन एटम ये रिप्रेजेंट किया, इसके एडजेसेंट में ये वाला कार्बन एटम, इसके एडजेसेंट में ये वाला कार्बन एटम, और उसके साथ आपका OH ग्रुप, देखो ये है ना, CH2 है ना, CH2OH, देखो ऐसा ही तो बना। अब ऐसा होता है तो हम क्या कराते हैं, यहाँ से आपका बॉन्ड क्लीव होता है और ये भी आपके कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट होता है और ये भी आपके कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो हमने क्या किया, अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ तो ये तो यहाँ से तो बॉन्ड एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो आपका बाहर निकल जाएगा। देखो एक मिनट रुकेगा, मैं इरेज करके वापस से शो करती हूँ। देखिए ये तो आपका बॉन्ड क्लीव करके बाहर निकल गया और किसमें कन्वर्ट हो गया, HCH, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। एल्डिहाइड ही बना, इसने भी कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया, इसने भी कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया, तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, बिकॉज एक ही कार्बन एटम है तो ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, अगर आप CH2OH का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, बाई ऑक्सीडेशन फॉर्मल्डिहाइड में, आसान है। और इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया कीटो पे, या फिर आप भी इसको भी क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड में ये आपका कन्वर्ट हो गया। ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो देखो दोनों ही आपके किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में, अल्कोहल में ऑक्सीडेशन कराया और ये आपके कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ये आपका एल्डिहाइड बन गया। क्लियर हुआ ना। तो हमने क्या कराना है, कितना आसान सा है, जो आपने रिएजेंट लिखे हैं उसको बस आपने जस्ट माइंड पर रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेटली बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। कर लेंगे ना इतना। तो देखो ये हमारा बनता है स्टेप नंबर 3, तो आसान सा है। तो देखो हमको ये स्पीसीज मिली, यहाँ पे हमें क्या मिला था, ये ग्रुप मिला था, डबल बॉन्ड O मिला, तो देखो हमको वही स्पीसीज तो बन, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज हैं। तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप पूरी मैकेनिज्म भी शो कर सकते हैं। मैकेनिज्म भी टफ नहीं है, आपको बस माइंड पे होना चाहिए। एलडीए के थ्रू आपने एलडीए बेस की तरह एक्ट करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, ये जिस अप्रोच करेगा, फॉस्फोरस के थ्रू अप्रोच कराया, देन ऑक्सीजन ने एक नया बॉन्ड क्रिएट किया, फिर आपके एलएच ने रिडक्शन कराया, यानी कि आपका एस्टर आपका कन्वर्ट हुआ हाइड्रोक्सी में, देन हाइड्रोक्सी में आपने जब अपने ऑक्सीडेशन कराया तो ये कन्वर्ट हो गया आपकी C डबल बॉन्ड यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप में। तो हमको क्या है, हमारा प्रोडक्ट मिल गया। तो ये हमारा था स्टेप नंबर 3, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 पे क्या होगा, ये सारे पोर्शन को आप साइड रखते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, ये जो हमको प्रोडक्ट मिला, ये जो हमारा स्टेप नंबर 3 का प्रोडक्ट था, अब ये स्टेप नंबर 4 में क्या है, रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा। तो मैंने ये स्पीसीज लिया और इसको एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब बहुत आसान है, आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो स्टेप 5 में, ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, आपने अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। तो देखो हमने वही चीज यहाँ पे ली हुई है, तो हुआ क्या, देखो आपने अपना जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया हुआ है इसकी रिएक्शन आपने करानी है पर एसिड के साथ। आपने रिएक्शन कंडीशन में पर एसिड लिया और यहाँ पे आप बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो आपको पता है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपका जो कीटोन है वो किस में कन्वर्ट होता है, एस्टर में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जो आपका एस्टर होगा वो पर्टिकुलरली क्या होगा, लैक्टोन टाइप, यानी कि होगा क्या कि इस एस्टर ग्रुप में जो आपका ऑक्सीजन है वो विद इन अ रिंग है, एक रिंग के अंदर है, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक एसिड, जिसे आप क्या बोलते हैं, लैक्टोन्स। तो ये तो आपको पता है। देखो सिंपल सी बात है कि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा जो कीटो होता है वो कन्वर्ट होता है एस्टर पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, कीटो ही तो था, ये हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। तो हमने इसकी रिएक्शन कराई पर एसिड में, यानी कि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कराया, जिसकी वजह से ये जो कीटो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस्टर में। बाकी चीजें एज इट इज है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ से हुआ, आपका पर एसिड में जो ये 3 ऑक्सीजन होते हैं इसमें से एक ऑक्सीजन
ऑक्सीजन आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है और कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है एस्टर में। अब एस्टर में तो कन्वर्ट हुआ, बट यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप था वो आपका कैसा था, साइक्लिक था। मतलब यहाँ पे पूरी रिंग आपकी कैसी थी, साइक्लिक थी। तो हमें जो एस्टर मिला वो आपका क्या हुआ, साइक्लिक एस्टर, जिसे आप क्या बोलते हैं, लैक्टोन्स। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन गया, लैक्टोन बन गया, जिसे आप साइक्लिक एस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप फोर्थ में आपने इतना ही करना है, कोई मैकेनिज्म शो नहीं करनी है, आप जस्ट इतना बता सकते हैं। क्लियर है, तो कितना आसान है। थर्ड में स्टेप नंबर थर्ड हमने किया, स्टेप नंबर फोर्थ में हमने बस बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन कराई, जिसकी वजह से जो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड मिला था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया एस्टर में, यानी कि साइक्लिक एस्टर लैक्टोन में। ओके, अब स्टेप नंबर फिफ्थ भी बहुत आसान है, आसान तो है बट थोड़े से स्टेप्स, यहाँ पे 4 रिएजेंट आप अगेन यूज करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर फिफ्थ में क्या होगा, अब ये जो आपका लैक्टोन्स है इसे आपने लिया और इसकी रिएक्शन कराई NaOH से फर्स्टली, देन CO2 से, देन रिडक्शन हुआ, रिडक्शन नहीं, आई थिंक रिजोल्यूशन हुआ, यहाँ पे आपका रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, रिडक्शन नहीं होता है, रिजोल्यूशन कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप KiI2 से रिएक्शन कराएंगे एंड देन ये स्टेप जब आप फॉलो कराएंगे, इन चारों स्टेप्स को आप फॉलो कराएंगे, इन चारों रिएजेंट्स का जब आप यूज करेंगे तो आपको फाइनली कुछ इस टाइप की मोइटी मिल जाएगी जो कि यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट की तरह एक्ट करेगी। ये आपका प्रोडक्ट होगा स्टेप नंबर फिफ्थ का। ठीक है, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा स्टेप नंबर 6 का। क्लियर हुआ। अब कैसे ये मोइटी हमको मिली, बहुत आसान है, सुनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने ये साइक्लिक एस्टर को यहाँ लिया, यहाँ पे आपका ये भी है। ठीक है, ये ग्रुप भी तो लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमारा साइक्लिक एस्टर लिया, इसकी रिएक्शन पहले हमने क्या कराई, NaOH से, देन CO2 से, देन रिजोल्यूशन कराएंगे, देन KiI2 से कराएंगे और ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मिला देखिए, सबसे पहले हमने हमारा साइक्लिक एस्टर यानी कि लैक्टोन लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, NaOH। तो हमारा हमें पता है NaOH किसके इक्वल होता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो हुआ क्या, जस्ट देखो यहाँ पे एरो बहुत ज्यादा हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ। ठीक है, देखो हुआ ये, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो कार्बन एटम है, अब इसमें भी सेम चीज है, इस कार्बन एटम की एक साइड ऑक्सीजन एटम है, दूसरी साइड भी ऑक्सीजन एटम है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इसके एडजेसेंट साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट है। ओके, बट हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, ये जो कार्बन एटम है और इसके एडजेसेंट पोजीशन में जो ऑक्सीजन एटम है, ये एस्टर का जो ये ऑक्सीजन है, अगर हम इसे तोड़ा है, इसको हम लोग क्लीव करें ऑक्सीजन के ऊपर, अगर हम इस बॉन्ड को क्लीव करें तो हमारा जो यहाँ पे कार्बन एटम है, उफ, एक मिनट रुकिएगा, ये देखो हमारा यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका अप्रोच हम किसके साथ करा सकते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ जाके अप्रोच करेगा, बिकॉज हमने NaOH रिएक्शन कंडीशन में लिया था। NaOH में से OH नेगेटिव जाके कहाँ अप्रोच कर सकता है, इस पोजीशन पे अप्रोच कर सकता है। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर को इस पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब ये O नेगेटिव है, इस O नेगेटिव के साथ क्या आ सकता है, Na पॉजिटिव आ सकता है। तो Na पॉजिटिव का अप्रोच हमने कहाँ करा दिया, यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आपका Na पॉजिटिव। तो हमारी क्या स्पीसीज बनी, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन हुई, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जो हमारी रिंग ऑलरेडी बनी हुई थी उसे हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, रिंग खोल दिया। तो अब हमने इसे कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड कैसे है, देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो ये 5 मेंबर्ड जो रिंग है इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 5 मेंबर्ड को हमने खोल दिया, जो पहले टिल्ट किया गया था अब हमने इसे खोल दिया, ट्विस्ट किया गया था उसे हमने खोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड लगाया तो हमने यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड भी कर दिया। और यहाँ पे इस पोजीशन में कार्बन नंबर फर्स्ट पे आपके पास क्या था, देखो मैं नंबरिंग भी कर देती हूँ, ये कार्बन नंबर फर्स्ट हुआ, ये कार्बन नंबर सेकंड हुआ, ये कार्बन नंबर थर्ड हुआ, ये कार्बन नंबर फोर्थ हुआ और ये कार्बन नंबर आपका फिफ्थ हुआ। तो देखो कार्बन नंबर थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो देखो थर्ड एंड फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड बिल्कुल है। कार्बन नंबर फर्स्ट पे आपकी ये चेन है, हमने एज इट इज बना दी। अब देखो कार्बन नंबर सेकंड में, ये जो आपका कार्बन नंबर सेकंड है इसके पास क्या है, इस कार्बन नंबर सेकंड के साथ लगा हुआ है ये ग्रुप, यानी कि ये हो गया CH2, CH2 के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हमने लिखो CH2 लिखा हुआ है, देन आपका COH लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH लिखा हुआ है। क्लियर हुआ, तो हमने क्या है, कार्बन सेकंड में ये चीज, कार्बन नंबर फिफ्थ में क्या है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो देखो ये कार्बन नंबर फिफ्थ है
O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो कितना आसान है, आपको जिस रिएजेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आप रिएजेंट ले लेंगे तो आप क्या कर लेंगे, पूरी मैकेनिज्म खुद से कर सकते हैं। तो हमने Na लिया था, तो हमने जैसे यहाँ पे याद रखना है कि रिंग ओपनिंग करनी है, रिंग को क्लीव कर देना है, रिंग क्लीव हुई तो हमको ये स्पीसीज मिली। क्लियर है? अब क्या हो सकता है ना, हम यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव है, तो हम इनको एक्सचेंज कर देंगे। Na पॉजिटिव को डाल देंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन पॉजिटिव को डाल देंगे यहाँ पे, तो हमको नीचे साइड हमको मिलेगा OH और ऊपर साइड हमारा क्या हो जाएगा, ONA। क्लियर हुआ? तो सिंपल सी बात है, देन हमने हाइड्रोजन एक्सचेंज किया, तो देखो NaOH हो गया। CO2 के थ्रू हम लोग कुछ नहीं, मतलब CO2 को ज्यादा कुछ यूज नहीं होता है, ठीक है, CO2 हमने लिखा हुआ है, इसका ज्यादा कुछ अपना पर्टिकुलर यूज नहीं होता है, इसका यूज कहाँ आ जाता है, NaOH के साथ ही आ जाता है, ठीक है। देन अगले स्टेप में हम क्या कराएंगे, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या होता है, देखो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ये स्पीसीज है, इसमें हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप का है, वेज में है, यानी कि अबव द प्लेन है। अब बात हो सकती है कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये वेज में भी हो सकता है, डैश में भी हो सकता है, यानी कि इसके आइसोमर आपको मिल सकते हैं। तो रिजोल्यूशन मेथड के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमको हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे डिजायरेबल होगा। अगर हम वेज में लेंगे या फिर डैश में लेंगे, तो हमको ये चीज नोन होनी चाहिए कि यहाँ पे जो हम रिजोल्यूशन कराएंगे वो किसके लिए कराएंगे, डैश के लिए, यानी कि इस मेथड में हम लोग डैश वाले जो आइसोमर होगा उसे ज्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू वेज। तो ये जो हाइड्रोक्सी पहले किस में था, डैश में, वेज में था, अब इसे हम किस में कर देंगे, रिजोल्यूशन मेथड के थ्रू किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेज में, सॉरी, वेज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डैश में, और बाकी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी। तो देखो सारी चीजें एज इट इज हैं, बट ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो पहले वेज में था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डैश में। क्लियर हुआ? अब लास्टली आपने किसका यूज करना है, KiI2 का। तो देखो कितना आसान है, KiI2 का कैसे यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपके पास I2 है, ठीक है। अब I2 को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, I जैसे जनरली होता क्या है, दोनों ही आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस बॉन्ड को हमने क्लीव किया, वो भी हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज किया, तो किसी भी I के ऊपर नेगेटिव चार्ज, किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो आपने याद रखना है कि आपके पास एक I पॉजिटिव है, एक I नेगेटिव है, तो इनका यूज कैसे करेंगे, तो देखो हमने क्या करानी है, लास्ट लास्ट रिएजेंट है और हमको एक साइक्लिक प्रोडक्ट, ये तो ठीक है, अब हमने एक और साइकिल यहाँ पर बनानी है, तो वो कैसे बनेगी, बहुत आसान है, सुनिएगा। तो ये जो स्पीसीज थी ना, अब होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपके पास है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव था, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये क्या करेगा, इसके थ्रू अप्रोच करेगा, कहाँ करेगा, इस कार्बन पोजीशन में अप्रोच करेगा। कैसे होगा, यहाँ पे अप्रोच क्यों करेगा, क्योंकि देखो ये तो पूरा सेटिस्फाई है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं सिंपली ऐसे बताती हूँ, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग में पाई बॉन्ड है, इसे आप क्लीव करेंगे, बिकॉज आप देखो आपके रिंग में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो आपको पहले इसे तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप इसे तोड़ेंगे, और आपने बोला कि बॉन्ड जब आपने तोड़ा तो नीचे साइड आपको बॉन्ड टूटा, यानी कि नीचे में बॉन्ड टूटा, तो ये नेगेटिव बना, ये आपका पॉजिटिव बना, ठीक है। अब ये नेगेटिव सेंटर से तो ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव स्पीसीज आके अप्रोच करेगी, तो एक आपके पास I पॉजिटिव था, एक आपके पास I नेगेटिव था, तो इस I पॉजिटिव ने जाके अप्रोच किया इस पोजीशन में, तो देखो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, I पॉजिटिव लग गया, यहाँ पे I बन गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव सेंटर है, इसे सेटिस्फाई करने के लिए एक नेगेटिव सेंटर आएगा, तो नेगेटिव सेंटर कहाँ से आएगा, रिएक्शन से ही आएगा। ये जो O नेगेटिव है, ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव को यहाँ से हटाएगा, ठीक है, Na को हटाएगा, किसके पास भेजेगा, I नेगेटिव के साथ। तो रिएक्शन कंडीशन में एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Na पॉजिटिव और I नेगेटिव कंबाइंड हो गए, NaI बन के बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ से अगर Na पॉजिटिव निकल जाता है तो O नेगेटिव बचता है। ये O नेगेटिव किसके साथ अप्रोच करेगा, इस कार्बन पॉजिटिव के साथ अप्रोच करेगा, और देखो ये जैसे ही अप्रोच करेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक नया बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, उसके बाद एक नया बॉन्ड बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से एक डबल बॉन्ड बनेगा CH2 के साथ, तो आपको ये स्पीसीज मिलेगी। देखिए मैं इसे रेस कर दिया, अब बताइए सेम चीज बनी, देखो ये बना ना, हमने क्या किया, ये स्पीसीज बनाई है, तो अब हमारे पास क्या होगी, दो रिंग हो गई, एक रिंग ये, दूसरी रिंग ये, जिसमें ऊपर आपका कीटो ग्रुप है, नीचे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यही तो बनना था, देखो एज इट इज है, दो रिंग बनी है, नीचे आपका हाइड्रोक्सी, ऊपर आपका कीटो, कीटो क्या एस्टर टाइप का ग्रुप है, देखो यहाँ पे आपका ये है C डबल बॉन्ड O, इसके जस्ट बगल में क्या है, ऑक्सीजन भी है, उसके बाद ये आपकी चेन हो गई। तो कितना आसान है, और यहाँ पे आपका I जुड़ा हुआ था, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, तो हमने ये प्रोडक्ट बनाना था, बन गया। क्लियर हुआ ना? तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप अपने प्रोडक्ट को माइंड पर रखिएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, जस्ट रिएजेंट्स का खेल है। क्लियर हुआ ना? तो ये हमारा था स्टेप नंबर 5, जिसमें हमने ये 4 रिएजेंट का यूज करके हमारा ये 2 साइकिल वाला प्रोडक्ट बना दिया, 2 साइकिल बनी हुई है, दोनों 5 मेंबर्ड की बनी हुई है। क्लियर हुआ ना? तो ये हमारा एक नया प्रोडक्ट हुआ स्टेप नंबर 5 का। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6 में क्या होगा। तो ये स्टेप नंबर 5 का जो प्रोडक्ट है, इसी को हम उठाएंगे, कहाँ रखेंगे, स्टेप नंबर 6 में। यहाँ भी आपका बहुत आसान सा खेल है, सुनिएगा। ठीक है,
तो स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 6 एंड 7 भी बहुत आसान है, आसानी से हो जाएंगे। देन उसके बाद थोड़ा सा लेंथी अगेन आएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में आपने क्या किया, अगेन अपनी ये मोइटी ली जो आपको मिली थी, ये अपना अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसे कंसीडर किया और 3 रिएजेंट के साथ लगातार रिएक्शन कराए और आपको एक नई मोइटी मिली। अब नई मोइटी में चेंजेस क्या है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के बदले आपका OCOAR आ गया, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, ठीक है। और ये जो आपने आई लगाया हुआ था ये आपका निकल गया। कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले आपने रिएक्शन कराई ArCOCl के साथ, आपने रिएक्शन कराई Cl OCO C O। अब आपका स्टेप नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है। तो देखो स्टेप नंबर 6 एंड स्टेप नंबर 7 दोनों ही अब आपकी बहुत आसान है, दोनों को ही आप बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। देन उसके बाद थोड़ा सा मे बी लेंथी आ सकता है बट बहुत आसान है फिर भी, ठीक है। देखो स्टेप नंबर 6 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में जो आपको प्रोडक्ट मिला था उसको एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी रिएक्शन अगेन 3 रिएजेंट के साथ कराएंगे, ArCOCl Br3 SNH के साथ एंड देन H2PdCKCl आप इसमें रिडक्शन कराएंगे। तो आपको एक नई मोइटी मिलेगी। नई मोइटी में चेंजेस इतने हैं कि ये पूरी चेन के बदले हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप के बदले OCOAR आ गया और यहाँ से आई यानी कि आयोडीन आपका निकल गया, ठीक है। यानी कि ये जो आपका CI था ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब कैसे ये सारे कन्वर्जन हुए उसको हम नीचे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप रिएक्शन लिख रहे हैं तो आप जैसे इतना लिखिएगा, लेकिन मैकेनिज्म भी डाल रहे हैं तो आप मैकेनिज्म में क्या समझाएंगे सुनेगा। आपने क्या किया, ये स्पीसीज को मैंने वापस से दिखाया हुआ है, इसकी रिएक्शन आपने ArCOCl के साथ कराई। तो देखो ArCOCl को मैंने यहाँ लिख दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पे आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो हाइड्रोजन एटम है ये और Cl आपके कंबाइंड होंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे। ये तो बेसिक है, ये तो आप कर सकते हैं, HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन से एक नया बॉन्ड किसका बनेगा, कार्बन का। और यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, O के साथ आपका CO हो जाएगा और उसके साथ आपका AR। तो देखो OCOAR मिला ना, बहुत आसान है। कैसे मिला ये तो आपको समझ ही आता है कि आप यहाँ से इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे, ये बॉन्ड क्लीव होगा तो आपको क्लोरीन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ बॉन्ड क्लीव करेंगे तो आपको हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव मिलेगा। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव कंबाइन होंगे और बाहर निकल जाएंगे एज अ HCl। ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज, ये कंबाइंड होंगे तो OCOAR में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो देखो हमने ये वाला चेंजेस तो कर दिए, यहाँ पे हाइड्रोक्सी के बदले ये ग्रुप तो लगा दिया, ठीक है। अब बात आती है ये जो चेंज है ये आपका कैसे आया। तो देखो पहले आप ये चेंजेस की बात नहीं करेंगे, पहले चेंज आएगा यहाँ पर, यानी कि आपका जो CI ये जो बॉन्ड था आपका कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड था, ये कार्बन हाइड्रोजन में कैसे कन्वर्ट हुआ, वो किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ, टर्शियरी ब्यूटाइल SNH की प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ। कैसे हुआ देखो, तो ये जो हमारी मोइटी मिली, ये जो मोइटी मिली, अब हम इसे फर्दर इसका रिएक्शन कराएंगे इस पूरी स्पीसीज के साथ। तो ये बोल रहा है ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल है SNH जो है ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये रिडक्शन कराता है। रिडक्शन किसका कराता है, CI ग्रुप को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, CH में कन्वर्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट कन्वर्जन होना है। यहाँ जो कार्बन और आयोडीन का जो ग्रुप था इसके बदले अब आपका क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन। बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, आप देखो बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, बट यहाँ पे जो कार्बन, सॉरी ये वाला है, ठीक है, ये जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड था इसके बदले कार्बन एंड हाइड्रोजन लग गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, ठीक है। तो हमने दो ग्रुप्स को चेंज कर दिए। अब तीसरा क्या बचा, ये जो चेन है इसके बदले आपका क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। कैसे आएगा, तो देखो हमने क्या किया है, H2PdC लिया है, तो आपको पता है H2PdC मतलब रिडक्शन, आपने यहाँ पे रिडक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है आपका कार्बन, सॉरी कैटलिस्ट है आपका PD इन अ सरफेस ऑफ कार्बन। कार्बन की यहाँ पे आप सरफेस लेते हैं, उसके थ्रू आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यानी कि PD के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ H2 कराते हैं, ठीक है। अब एडिशन ऑफ H2 कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसमें आप क्या कराएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। तो ये आपका CH3, ये आपका कैसे बनेगा, CH3BH के फॉर्म में ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी O के साथ आपका क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखो हमारा ये चेन किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। तो बनी ना वो स्पीसीज। तो कि देखो कितना आसान है, याद रखना है। ये सबसे पहले इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे अटैक होगा, इसके थ्रू अटैक होगा यहाँ पे, और इसके थ्रू अटैक होगा यहाँ पे। तो देखो ये तीनों क्या करेंगे, इन तीनों पोजीशन में चेंजेस लाएंगे और आपको ये स्पीसीज मिल जाएगी। कितना आसान था। अब ये स्टेप नंबर 6 है। अब स्टेप नंबर 7 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 के प्रोडक्ट को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसीडर कराएंगे। तो हमने इसको लिया एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्शन में आपने क्या कर रहा है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस लेते हुए ऑक्सीडेशन कराया। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप का। हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगेन
किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनाइल ग्रुप में। तो आपका हाइड्रोक्सी किस में कन्वर्ट हो गया, आपके एल्डिहाइड में। तो ये तो आपको पता ही है। एल्डिहाइड को अगर मैं रिड्यूस करूंगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH2OH में, यानी कि ये स्पीसीज में कन्वर्ट होगा। और अगर CH2OH को अगर मैं ऑक्सीडाइज करती हूँ तो ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। तो हमने क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड की प्रेजेंस ली स्टेप नंबर 7 में, और अपने हाइड्रोक्सी ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में, और ये हमको क्या मिला, प्रोडक्ट। ओके, तो ये स्टेप नंबर 3 हो गया, ये हमें क्या मिला, प्रोडक्ट। अब स्टेप नंबर 8 जब हम चलाएंगे तो उसमें हम इसको एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे। तो देखो इसको हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है, आपने जस्ट रिएजेंट्स याद करने हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा लेंथी है बट याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में हमने इसको एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, और इसकी रिएक्शन आपने अब इस लॉन्ग चेन के साथ करानी है। पूरे लॉन्ग चेन को आपने ऐड करना है। कैसे ऐड होगा तो सुनिएगा। तो देखो पहले तो आपको जस्ट रिएक्शन दिखाई हुई है, सिंपल रिएक्शन लिखना है, तो आप लिखेंगे ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये आपकी पूरी चेन है, इस पूरी चेन का आप एडिशन कराएंगे इस पूरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, और ये स्पीसीज आपको मिलेगी एज अ प्रोडक्ट, यानी कि ये चीज आपने यहाँ पर बनानी है, ठीक है। अब कैसे बनेगी, यानी कि ये वाला ग्रुप, ये जो आपका एल्डिहाइड है, इसके बदले ये चेन आपकी आई हुई है। अब ये कैसे आई उसको हम नीचे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो हुआ ये, इसको मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, बट ये जो CHO ग्रुप है इसे अब मैंने खोल के लिख दिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। और ये चेन मैंने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसका आप अप्रोच इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से करा रहे हैं। तो आपको अब यहाँ पे एक ऐसी स्पीसीज चाहिए जो पॉजिटिव हो, बिकॉज नेगेटिव का अप्रोच पॉजिटिव में ही तो होगा। तो पॉजिटिव सेंटर तो हम आसानी से ला सकते हैं, कैसे, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड है इसे हम शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन कैरी करेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बहुत आसान है, सुनेगा। ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये अप्रोच करेगा इस कार्बन पॉजिटिव से, तो यहाँ से एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो देखो बाकी चीजें एज इट इज है, कार्बन हाइड्रोजन एज इट इज है, ऑक्सीजन नेगेटिव लगा, बट इसके साथ एक नया बॉन्ड लगा हुआ है, किसका, इस कार्बन के साथ, देखो लगा हुआ है। इसके साथ आपका क्या है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ OMe का होल ट्वाइस है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे कीटो एंड ये आपकी कार्बन की चेन, ठीक है। ये 8 कार्बन एटम यहाँ पे आपके पास होते हैं, क्लियर हुआ ना। तो ये स्पीसीज तो आप बना सकते हैं अटैक करा के, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, देखो अगले स्टेप में आपको क्या मिल रहा है कि आपके पास O नेगेटिव स्पीसीज है। अब ये O नेगेटिव अगेन अप्रोच करेगी किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। तो देखो ये जो O नेगेटिव है ये अप्रोच करेगी फॉस्फोरस के साथ। अब फॉस्फोरस के साथ कैसे करेगी, देखो फॉस्फोरस तो ऑलरेडी स्टेबल है, फॉस्फोरस या 5 में स्टेबल होता है या 3 में, और यहाँ पे फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाया है, लेकिन और ये स्टेबल है। तो अब इसको क्या करना होगा, अनस्टेबल करना होगा। हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और ये बनेगा आपका ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। इसको मैंने हटाया और इसे कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन नेगेटिव में, और फॉस्फोरस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर अब फॉस्फोरस पॉजिटिव है तो इन दोनों का अप्रोच हो सकता है, और फॉस्फोरस से जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन से जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये स्पीसीज आपको मिल जाएगी। अब आप क्या कराएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब ऑक्सीजन क्या कराएगा, इसको पीछे की ओर फेंकेगा, डबल बॉन्ड को इसको क्या करेगा, पीछे की ओर टूटेगा। अगर यहाँ पे अगर आपका डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये वाला ग्रुप आपका एलिमिनेट हो जाता है, ये आपका OMe का होल ट्वाइस आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो बेसिक है ना, ये रिएक्शन तो आप करा ही सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे शो कर दिया है कि यहाँ पे आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कि ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू डबल बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो फॉस्फोरस क्या है, ये वाला जो ग्रुप है OMe का होल ट्वाइस, इसे बाहर की ओर एलिमिनेट कर देगा, ये चला जाएगा बाहर। और आपको क्या मिला, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। यहाँ पे आपका कार्बन हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका कार्बन, कार्बन के साथ आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी आपके 8 कार्बन की चेन। इतनी चीज क्लियर आई। अब आपको यहाँ पे लास्टली आपने क्या करना है, देखो अब आप क्या करेंगे, ये जो 4 मेंबर रिंग बनी इसे तोड़ेंगे, कैसे, ये जो बॉन्ड है इसे नीचे की ओर तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को ऊपर की ओर तोड़ेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पर। तो ये वाला बॉन्ड अगर टूटा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये बॉन्ड आपका चला जाएगा, तो ये ग्रुप आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ स्टेप की मोइटी मिलेगी। तो देखो बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, बस चेन में खेल हुआ है कि यहाँ पे आपका CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपका कीटो हो गया, और ये आपके पास कार्बन की चेन हो गई। तो यही स्पीसीज तो हमने बनानी थी, देखो कितना आसान है। बस हमने क्या किया है, इस CHO ग्रुप के बदले ये चेन आपकी यहाँ पर को आ गई है, क्लियर है ना, ये चेन आपकी आई हुई है, और वही हमने यहाँ पे बना के दिखा दी, देखिए।
क्लियर है ना। तो आपने क्या करना है, बस रिएजेंट्स याद रखना है कि किसने कहाँ पे अप्रोच किया हुआ है। अगर रिएजेंट याद कर लेंगे तो रिएक्शन तो करा ही सकते हैं, स्टेप तो खुद से हो ही जाता है। बॉन्ड बनाना तोड़ना ये तो बेसिक है, ठीक है, इतना कर लेंगे। तो ये हमको क्या मिला, हमारा प्रोडक्ट मिला स्टेप नंबर 8 का, ठीक है। अब ये स्टेप नंबर 8 का प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे स्टेप नंबर 9 के रिएक्टेंट के फॉर्म में। तो मैंने स्टेप नंबर 8 का प्रोडक्ट लिया और इसे एज अ रिएक्टेंट लिया है, ठीक है, इसे वापस से ड्रॉ नहीं किया है, इसको हमने लिया हुआ है। तो आपने क्या कराना है इसमें, देखो सबसे पहले आप इसमें रिडक्शन कराएंगे बोल रहा है, तो रिडक्शन कैसे होगा। तो आपको पता है कीटो आपका जब रिड्यूस होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। तो आपने कुछ नहीं किया, इस कीटो को आपने कन्वर्ट कर दिया है अल्कोहल में, हुआ ना कन्वर्ट अल्कोहल में, कुछ नहीं है, जस्ट रिडक्शन कराना है, याद रखना है। तो कीटो है तो ऑब्वियस सी बात है ये किसमें कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या करना है, देखो आगे भी आसान है। अब आप क्या करेंगे, ये जो स्पीसीज आपको मिली हुई है आफ्टर रिडक्शन, इसकी आप रिएक्शन कराएंगे इन 3 रिएजेंट के साथ। तीन तीन चीजें क्या है, पहला आपने लिया हुआ है हाइड्रोक्सी आयन। हाइड्रोक्सी आयन के थ्रू क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस टाइप का कुछ होगा। दूसरे में आपने लिखा हुआ है डाईहाइड्रोपायरोन H पॉजिटिव आयन। तो डाईहाइड्रोपायरोन H पॉजिटिव आयन के थ्रू क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रोटेक्शन होता है, जो कि आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। प्रोटेक्शन वाली एक नेक्स्ट सेपरेट यूनिट है जो कि बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। तो हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन ग्रुप का भी यूज करना है, हम यहाँ पे प्रोटेक्शन कराएंगे और क्यों कराएंगे वो भी मैं भी आपको डिस्कस कराऊंगी। एंड देन लास्टली आपने डाइबल एच लिया हुआ है, तो आपको ये भी नोन है, डाइबल एच के थ्रू आप क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो फिर हम यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, कैसे हमको नई चीजें मिली, नया प्रोडक्ट मिला, उसको समझाते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है ये बताती हूँ कि आप यहाँ पे प्रोटेक्शन क्यों करा रहे हैं, यहाँ पे डाईहाइड्रोपायरोन H पॉजिटिव आयन के थ्रू प्रोटेक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, सपोज कीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, पहला है ए और दूसरा है बी, सपोज, ओके। और इनकी रिएक्शन आप करा रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिएजेंट एक्स के थ्रू, ओके। तो आपको पता है ये जो एक्स रिएजेंट है वो ए के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि अगर आप ए और बी दो फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स रिएजेंट, तो एक्स रिएजेंट की वजह से ये जो ए है, ए फंक्शनल ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और बी आपका क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप रिएक्शन कराएंगे ए आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, बी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ओके, टूवर्ड्स दिस रिएजेंट, जो आपका ये एक्स रिएजेंट है इसके लिए, ठीक है। अब हुआ क्या, आप चाहते हैं कि ए तो रिएक्ट ना करे, करता तो ए है, लेकिन आप अब ये चाह रहे हैं कि आप एक ऐसी रिएक्शन कराना चाह रहे हैं जिसमें आप ए को अनरिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव बनाना चाहते हैं और बी को मोर रिएक्टिव बनाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रिएजेंट एक्स के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप यूज करेंगे प्रोटेक्शन ग्रुप का, जो कि क्या करेंगे, आपका जो मोर रिएक्टिव ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर देंगे। जैसे ए आपका ज्यादा रिएक्टिव है तो आप क्या करेंगे, किसी प्रोटेक्शन ग्रुप की हेल्प से इसे प्रोटेक्ट कर देंगे और एक दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। ए को आपने सपोज किस में कन्वर्ट कर दिया, ए डैश में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये ए डैश बना हुआ है अब ये एक नया ग्रुप बन गया और ऐसा ग्रुप बन गया जो कि एक्स के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अब अगर मैं इसमें एक प्रोटेक्शन ग्रुप लगा देती हूँ और ए को कन्वर्ट कर देती हूँ ए डैश में, तो होगा क्या, अब जब फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो देखो अब ए तो रिएक्ट नहीं होगा, अब रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा, बी, और यानी कि बी के थ्रू आपकी रिएक्शन होगी, बी आपका प्रोडक्ट बनाएगा, ए प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, बिकॉज ए को हमने प्रोटेक्ट कर लिया है किसी दूसरे ग्रुप से, और जब फर्दर रिएक्शन हो जाएगी तब हम इस प्रोटेक्शन ग्रुप को यहाँ से हटा देंगे और हमारा जो पहला वाला फंक्शनल ग्रुप था यानी कि ए था उसको वापस से ले लेंगे, यानी कि ए डैश जो हमने प्रोटेक्शन के बाद बनाया था उसे वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों किया हमने प्रोटेक्शन, क्योंकि हमें पता है ए ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ही होगा और हम इसे इन्वॉल्व नहीं कराना चाहते हैं, तो हमने बाय प्रोटेक्शन ग्रुप हमने इसे एक दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया ताकि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, और ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट किया जिसे आप इजिली इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। वापस से आपने इसे ए डैश में तो कन्वर्ट कर दिया, बट ऐसे ए डैश में कन्वर्ट किया जिसके थ्रू वापस से क्या है, ए में वापस आ जाए। क्लियर हुआ। तो यहाँ भी हम क्या करा रहे हैं, प्रोटेक्शन करा रहे हैं अपने हाइड्रोक्सी ग्रुप का, और क्यों करा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो होगा क्या ना, जब आप यहाँ पे डाइबल एच के थ्रू रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन आपकी इस पूरे ग्रुप का होगा, ठीक है, इसका भी हो सकता है, ये जो एस्टर वाला पोर्शन है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप का भी हो सकता है, लेकिन आप चाहते किसका है, इसका रिडक्शन कराना है, इस ग्रुप का रिडक्शन। देखो हम नीचे रिडक्शन दिखाएंगे तो इस ग्रुप का हमारा क्या होगा, ये जो एस्टर वाला ग्रुप है इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप रिएक्शन में डायरेक्टली क्या प्रोटेक्शन ग्रुप का यूज नहीं करते, सीधे रिडक्शन कराते, डाइबल एच के थ्रू रिएक्शन कराते, तो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप में भी हाइड्रोक्सी में तो फर्दर रिडक्शन नहीं होता, बट ये वाला जो ग्रुप है ये आपका फर्दर रिड्यूस हो जाता। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोटेक्शन ग्रुप का यूज किया जिसके थ्रू क्या हुआ, ये दोनों ग्रुप हमारे प्रोटेक्ट हो गए और हमारा ये जो एस्टर है वो हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया। तो हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन ग्रुप का यूज किया हुआ है इस वजह से। तो सबसे पहले हमने प्रोटेक्शन का ही काम किया, सबसे पहले हमने इन
दोनों ग्रुप्स को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। किसके थ्रू प्रोटेक्ट किया, डाईहाइड्रोपायरोन H पॉजिटिव आयन के थ्रू प्रोटेक्ट किया। और आफ्टर प्रोटेक्शन इसमें किसमें कन्वर्ट हो गया, ये जो रिंग है इसे आप क्या बोलते हैं, ये है आपका टेट्राहाइड्रोपायरोनाइल ईथर। ओके तो ये आपका टेट्राहाइड्रोपायरोनाइल ईथर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे भी प्रोटेक्शन हो गया, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन हो गया। ये दोनों ग्रुप बाय प्रोटेक्टिंग ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गए, टेट्राहाइड्रोपायरोनाइल ईथर में कन्वर्ट हो गए। तो हमने इन दोनों के बदले ये दोनों चेन लगा दी, ठीक है। अब जाके हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे बाय डाइबल एच, और डाइबल एच के थ्रू रिडक्शन कराने की वजह से यहाँ पे आपका क्या हो गया, एल्कोहलिक प्रोडक्ट आपको मिल गए। यानी कि आपको पता है कैसा होता है, ये वाला जो ग्रुप है इसको आप रिड्यूस कराओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो इसको अगर मैं इरेज कराऊं तो वैसे तो पूरी रिंग ही इरेज हो गई, एक मिनट रुकिएगा। ऐसा देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, ये आपका अल्कोहल हो जाएगा। एल्डिहाइड को आप फर्दर रिड्यूस कराओगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिला, इस पोजीशन में CH2OH मिला, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या मिला, OH। तो हमने क्या किया, इस पूरी चेन को हमने क्या करा दिया, रिड्यूस करा दिया बाय डाइबल एच। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर हुआ, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज है। यहाँ पे ये हमारे दो प्रोटेक्शन ग्रुप है, तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 9 पे जस्ट प्रोटेक्शन किया और डाइबल एच के थ्रू रिडक्शन कराया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 9 हुआ, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया, CH2OH और यहाँ पे OH, ठीक है। पर देखो इसको आप CH2OH मत कीजिएगा, ये आपका क्या होगा, CHO, ये आपका CHO होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ये डाइबल एच होता है ना, ये आपका पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कंप्लीटली रिडक्शन नहीं कराता है। यहाँ पे क्या होता है, डाइबल एच की थ्रू रिडक्शन तो होता है, बट रिडक्शन आपका क्या होता है, पार्शियल होता है। आपका एल्डिहाइड तो बनेगा, बट एल्डिहाइड पूरी तरह से क्या है, अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है कि डाइबल क्या है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं कराता, पार्शियल रिडक्शन कराता है। यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है, यहाँ पे आप इसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं एल्डिहाइड में कन्वर्ट कीजिएगा, बिकॉज डाइबल एच एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है आपके कंपाउंड को, आपके फंक्शनल ग्रुप को, ना कि अल्कोहल में। बिकॉज डाइबल एच क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन कराता है, आधा अधूरा रिडक्शन कराता है, ठीक है। तो ये तो आपका अल्कोहल ही बनेगा, यहाँ तो अल्कोहल ही बना डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे आपका क्या बना, एल्डिहाइड ना कि अल्कोहल। तो ये स्पीसीज आपको ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 9 का हमारा ये प्रोडक्ट बना, और इस स्टेप नंबर 9 के प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे स्टेप नंबर 10 के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो हमने क्या करना, अब लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 10, जिसमें हम लोग 9th के प्रोडक्ट को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे और उसके रिएक्शन कराएंगे इस पूरी मॉइटी के साथ, और आफ्टर रिएक्शन हमको ये स्पीसीज ऑब्टेन होगी, और इस स्पीसीज के थ्रू ही हम लोग डायरेक्टली क्या कराएंगे, अपना PgE2 बनाएंगे और PgF2 अल्फा का फॉर्मेशन करेंगे। ये दोनों हम इससे डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो पहले हमने देखना है कि ये जो प्रोडक्ट बना है इससे हमारा ये चीज कैसे बनती है, ठीक है। अब उसके लिए हमको मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। तो मैकेनिज्म में हमने क्या किया, ये जो 9th स्टेप का प्रोडक्ट था उसको 10th स्टेप का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हुए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। देखो कि यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, देखो ये जो ग्रुप है कार्बन एंड फॉस्फोरस, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, फर्स्टली आपने इसे क्लीव किया, ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में रिएक्शन करानी है। तो हमने पहले सेंटर्स ढूंढने होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर। तो देखो हम अगर इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो आपको पता है ये बॉन्ड किसकी ओर क्लीव होगा, कार्बन की ओर क्लीव होगा। कार्बन बनेगा नेगेटिव, फॉस्फोरस बनेगा आपका पॉजिटिव। तो देखो हमें एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर मिल गया, ठीक है। अब इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर का हमने अप्रोच कराना होगा हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये जो 10th स्टेप है, 10th स्टेप के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो ये है, तो हमने इसका अप्रोच यहाँ कराना होगा। तो हम यहाँ कहाँ अप्रोच करा सकते हैं, देखो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप में भी तो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इसको हम आसानी से क्लीव कर सकते हैं। कैसे, हम इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर तोड़ सकते हैं एज अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन को दे सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ भी हमको एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर मिल गया। अब हम जस्ट क्या कराएंगे, अप्रोच कराएंगे इस नेगेटिव सेंटर से, ये जो कार्बन नेगेटिव है इससे अप्रोच कराएंगे कार्बन पॉजिटिव में। तो जस्ट आपने अप्रोच कराना है। तो देखो जैसे ही अप्रोच होगा तो सारी चीजें तो एज इट इज है। हमको क्या मिला, इस पोजीशन में आपको CH2 मिला, CH2 के साथ CH मिला, CH के साथ O नेगेटिव मिला, बट ये जो CH है इस CH के साथ एक नया बॉन्ड बना है नए कार्बन के साथ। तो देखो यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना है, ये है आपका नया बॉन्ड, इसमें आपका क्या है, CH है। एक साइड आपका PPH3 का ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे साइड आपका कार्बन की चेन है, समझ में। और लास्टली आपका COH ग्रुप है, ठीक है। तो आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन में तो आपको क्या चाहिए, COH ग्रुप चाहिए, तो COH ग्रुप हमारा यहाँ पे आ गया। क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया होगा आपको चीजें, ठीक है। इतना हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, बस इन्हीं को घुमाना फिराना है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, देखो अब आपके पास अगेन एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पीसीज है। कौन सी, नेगेटिव है आपका ऑक्सीजन नेगेटिव, और पॉजिटिव है आपका PPH3, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इन दोनों का अप्रोच करा सकते हैं कैसे,
ये नेगेटिव सेंटर अप्रोच करेगा इस पॉजिटिव सेंटर पे, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ये इनके ऊपर चार्जेस चले जाएंगे और एक नया बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे जस्ट हमने कुछ नहीं किया है, जैसे एक नया बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। क्लियर हुआ। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आप इन बॉन्ड को क्लीव करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है इसको इसकी ओर क्लीव कर सकते हैं और ये वाले बॉन्ड को नीचे की ओर क्लीव कर सकते हैं। तो होगा क्या, यहां से ये बॉन्ड जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड यहां से जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए अब बनी आपको स्पीसीज। तो देखो हमको अब क्या देखने को मिला, ये ग्रुप आपका बाहर निकल गया, ठीक है, ये ग्रुप आपका एलिमिनेट हो गया। बचा क्या आपके पास बची ये चेन। ये देखो ये आपका एज इट इज है, यहाँ पे आपको CH2 मिला और यहाँ पे आपको ये चेन देखने को मिली। तो देखो ना ये बन रहा है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन में ऐसा ही कुछ तो था। क्लियर होना ना, प्रोस्टाग्लैंडिन में ऐसा ही कुछ था, ठीक है। बाकी ये ग्रुप आप लगाते हुए रहिएगा, ठीक है। ये हमारा कहाँ था, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमारे और ग्रुप्स भी प्रेजेंट थे ना, ये है, यहाँ पे हमारी ये चेन भी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे आपका ये ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। इनके बदले हम इसे हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा ही तो था। तो देखो यहाँ भी ये चीज लगा लीजिएगा, ठीक है, ये भूल गई मैं। तो ये स्पीसीज बन गई। तो देखो हमको ये दिख रहा है ना, अब तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन इतना पढ़ चुके हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा अब आपको दिखने लग गया। अगर हम लोग यहाँ से इनको हटाएं तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन तो हमको मिल जाएगा। तो बस इतना ही करना है, ये हमारा 10th स्टेप था। अब फाइनली हम क्या करेंगे, हम इस स्पीसीज को उठाएंगे, ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको उठाएंगे और इसमें अगर हम लोग ACOH प्लस वाटर लेंगे, यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे और डीप्रोटोनेशन कराएंगे, तो जैसे आप ये ग्रुप्स को यहाँ से हटाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों ही ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, PgF2 अल्फा। PgF2 अल्फा क्यों मिला, बिकॉज यहाँ पे अभी हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, नीचे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप में इरेज करके भी दिखा देती हूँ। देखिए ये दोनों ग्रुप के बदले हमारे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएंगे। क्यों आएंगे, बिकॉज हमने पहले यहाँ पे प्रोटेक्शन किया था। अब हम लोग यहाँ पर को क्या कर रहे हैं, डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। पहले तो हमने प्रोटेक्शन किया ताकि इन ग्रुप्स में कोई भी चेंजेस ना आए, हमको हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल चुके हैं। अब हम डी प्रोटेक्शन करा रहे हैं बिकॉज हमने जो ग्रुप लगाया था उसे हटा रहे हैं। तो पहले हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप ही तो थे, हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए बाय डी प्रोटेक्शन। और डी प्रोटेक्शन, अब आप बोलेंगे यहाँ तो हाइड्रोक्सी ग्रुप था ही नहीं, देखिए यहाँ तो हाइड्रोक्सी ग्रुप था ही नहीं। तो देखो जब हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो H पॉजिटिव आयन यहाँ गया और देखो एक मिनट, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये है OCOAR, ये था। हम यहाँ पे जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो होगा क्या, इसके पास जाएगा H पॉजिटिव आयन, इसके साथ जाएगा OH नेगेटिव आयन, बिकॉज ये नेगेटिव स्पीसीज है, पॉजिटिव स्पीसीज है। तो जब आप इनको हटाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, OH ही तो देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी OH आ गया, यहाँ भी OH आ गया, एज इट इज। हमने प्रोटेक्ट किया था उनको, अब हम उसे डी प्रोटेक्ट करा रहे हैं। उसके ऊपर जो हमने प्रोटेक्शन लगाया था उसको हम निकाल दे रहे हैं अब, ठीक है। तो वापस से हाइड्रोक्सी आ गया। तो देखो यहाँ भी हाइड्रोक्सी, यहाँ भी हाइड्रोक्सी, सारी पोजिशन में हाइड्रोक्सी हुआ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, PgF2 अल्फा। अल्फा क्यों हुआ, बिकॉज ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आपका किसमें है, डैश में। डैश यानी कि बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन यानी कि अल्फा, ओके। और दूसरे साइड हमने क्या किया, अगर डी प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप किया और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन भी करा रखा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब हमने क्या किया, जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसे ऑक्सीडाइज कर दिया। तो आपको पता है ये किसमें कन्वर्ट होगा, बाई ऑक्सीडेशन, कार्बोनाइल ग्रुप में। तो बाकी सारी चीजें तो एज इट इज है, देखो बाकी चीजें एज इट इज है, बट हमने यहाँ पे एडिशनली क्या कर रखा है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के थ्रू ऑक्सीडेशन भी कराया हुआ है। ऑक्सीडेशन कराने की वजह से हमारा ये OH ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप में। तो हमको पता है PgF और PgE में कन्वर्जन क्या होता है, बस इतना ही तो होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप और कीटो का। तो ये जो ग्रुप था हाइड्रोक्सी, इसमें अगर मैं ऑक्सीडेशन करा देती हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा, कीटो। तो हमने जिस इतना दिखाना है कि ये जो स्पीसीज थी, अगर मैं इसमें पहले ऑक्सीडेशन करा देती हूँ तो ये वाले ग्रुप तो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। देखो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन कराया, पहले ये देखो ना, ये वाला तो क्लियर हुआ ना, PgF2 अल्फा तो क्लियर हुआ। हमने क्या किया, जस्ट डी प्रोटेक्शन कराया। डी प्रोटेक्शन में ये दोनों ग्रुप यहाँ से हटे, जो ग्रुप लगाए हुए थे ये हटे और हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया तो हमारा PgF2 अल्फा बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्या बनाना है, PgF2 अल्फा के बदले PgE2 बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, वापस से अपना वही ग्रुप लूंगी। देखो वही ग्रुप मैंने लिया, मैंने यहाँ पे प्रोटेक्शन को वापस से शो किया। प्रोटेक्शन पहले नहीं हटेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन को आप लास्टली हटाएंगे। देखो
प्रोटेक्शन को मैंने लास्ट में हटाऊंगी, पहले नहीं हटाऊंगी। पहले मैं क्या कराऊंगी, ऑक्सीडेशन, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के थ्रू ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो कोई ग्रुप और तो है नहीं ऑक्सीडाइज होने के लिए, ये ग्रुप मेरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहलिक सॉरी हाइड्रोक्सी ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके बदले बन गया कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद जाके अब मैं यहाँ पर को क्या कराऊंगी, डी प्रोटेक्शन। तो देखो ACOH यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया हुआ है, बट यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन भी लिया, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के थ्रू ऑक्सीडेशन भी कराया हुआ है। ठीक है, तो अब हम मैं क्या कराऊंगी, देन अगले स्टेप में फिर कराऊंगी मैं यहाँ पर डी प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन कराऊंगी तो यहाँ से ग्रुप जाएंगे, OH यहाँ आएगा, ये ग्रुप जाएगा, यहाँ पे OH आएगा। हम डी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। ठीक है, तो हमने ये किया, ये ग्रुप हटाए, अब हमारा देखो क्या बन गया, ये कीटो में कन्वर्ट हो गया कार्बोनाइल ग्रुप में, और ये दोनों हाइड्रोक्सी, तो बन गया ये आपका PgE2। क्लियर हुआ? तो बस डिफरेंस इतना ही बनता है इन दोनों के बीच में, तो आपने डिफरेंस में ऊपर क्या ले लेना है, ऑक्सीडेशन। अब देखो अगर आप पहले, अगर आप जब एग्जाम में लिख रहे हैं, तो अगर आपने पहले आपने डी प्रोटेक्शन एंड बाद में ऑक्सीडेशन कराया तो चीजें गलत हो जाएंगी, बिकॉज जब पहले अगर आप डी प्रोटेक्शन कराएंगे तो ये दोनों भी आपके पास होंगे रिएक्शन में, उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इनका भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, जैसे इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का हुआ है वैसे इनका भी हो सकता है, तो चीजें उल्टी हो जाएंगी, चीजें गलत हो जाएंगी, यहाँ कीटोन आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो पहले आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, बाद में डी प्रोटेक्शन कराएंगे। क्लियर हुआ? तो देखो हमको क्या मिल गया, हमारा PgF2 अल्फा एंड PgE2। क्लियर है? तो ये हमारा बनता है हमारी मैकेनिज्म। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, बट मैं इसको डायरेक्ट रिएक्शन के थ्रू भी शो कर सकती थी, बट रिएक्शन के थ्रू करती तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता, हम कहाँ से क्या बना रहे हैं पता नहीं चलता। तो लेक्चर थोड़ा लेंथी जरूर रहा होगा, बट ये कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वो मैटर करता है। ठीक है, तो आप एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिंपल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कम मार्क्स में है तो सिंपल रिएक्शन लिखिएगा। अगर ज्यादा में आती है, क्योंकि आनी तो मस्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना मस्ट है। अगर लंबा मार्क्स में आता है, ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो पूरी मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। मैकेनिज्म ज्यादा टफ नहीं है, आपको रिएजेंट याद करना है। ठीक है, तो मैंने तो साथ साथ लिखा है, आप क्या कीजिएगा, एक बार पहले रिएक्शन लिखिएगा, देन उसमें दूसरे इंक से आप मैकेनिज्म लिखिएगा। मैंने ज्यादा टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा, इस वजह से मैंने साथ ही लिख लिया। तो पहले आप रिएक्शन लिखिएगा, देन मैकेनिज्म लिखिएगा, तो आपको बहुत आसान नहीं होगी और ज्यादा रिएजेंट वगैरह को अपने माइंड पर रखने की। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली क्लियर आएगा। ठीक है, अभी लेक्चर को फिनिश करें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।